नमस्कार बच्चों, विडन एकेडमी बूचावास में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के भारत समकालीन विषय 2 की पुस्तक के 1 चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं फ्रेडरिक सरियू। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार आते हैं सरियू और उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा था, जिसमें जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। और इस श्रृंखला के पहले चित्र जो ऊपर दर्शाया गया है, ये वाला, इसमें यूरोप अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष है वो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान करते थे। यानी उसमें क्या किया जाता था, स्वतंत्रता है उसको एक महिला की प्रतिमा के रूप में दर्शाया जाता था। और यहाँ भी आप अज्ञानोदय की एक मशीन को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं और सारियों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों में समूहों में बंटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों, उनकी राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांसीसी क्रांति जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। अब देखते हैं ये निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद यानी हम जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकते। यानी यहाँ पर देखो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, वो निरंकुशवाद सरकार होती है। और कल्पनादर्श क्या होता है, यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या होता है, यहाँ पे है कल्पनादर्श या यूटोपिया। तो ये क्या होता है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना होता है जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, तो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई भी राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे की ओर देखते हैं। उसके पीछे जमीन के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यहाँ पर थामे हुए। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषा रियासत यानी जहाँ पर जर्मनी भाषा बोली जाती थी, उन रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जो सिसिलिया की राजशाही, लombardo, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं और चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना व्यक्ति सरयू के चित्र फर्स्ट में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। और इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय जो वंश साम्राज्यों के स्थान पर एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभु सत्ता केंद्रीय शक्ति थी। यानी जो मेन सत्ता थी वो उस समय किसके पास थी, केंद्र के पास थी। लेकिन राष्ट्र राज्यों में जो राष्ट्र राज्य थे उसमें न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी।
और साझेपन की यह भावना अनंतकाल से ही नहीं, यह संघर्षों और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय इन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। अब ये एक राष्ट्र राज्य है, एक राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद कि हम हमारी अपने देश के प्रति क्या भावना है, हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या सोचते हैं, और हमारे राष्ट्र है जो उसमें जो नियम के सिद्धांत बनाए गए हैं वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, वो आते हैं राष्ट्रवाद में। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब होती है? 1789 में, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी समय स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो 1789 में फ्रांस से एक क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस कैसा राज्य था? फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहाँ पर एक राजा यानी एक शासक है वहाँ पर शासन करता था, और वो कैसा था? निरंकुश, यानी जिस पर हम किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकते। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी जो नागरिक थे उनके समूह में स्थानांतरित हो गई थी। यानी जो सत्ता थी वो कहाँ चली गई थी? राजतंत्र से निकलकर एक शासक, एक राजा से निकलकर वहाँ के जो नागरिक थे उनकी ओर शक्ति चली गई थी। और इस क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे, वहाँ के नियम तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पैतृक भूमि जिसे बोलते हैं पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः एक ऐसे नए फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया था, नया झंडा जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। जो पहले बनाया गया था उसकी जगह इसने ले ली थी। और स्टेट जनरल का चुनाव है वो सक्रिय जो नागरिक थे उनके समूह द्वारा किया जाने लगा, और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। नई स्तुतियाँ रची गई थी, नई शपथें ली गई थी और शहीदों का गुणगान हुआ था, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बनाए। आंतरिक निर्यात और आयात शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। यानी कोई भी वस्तु है जो बाहर आयात यानी उससे खरीदी जाती है बाहर से, और निर्यात यानी बेची जाती है, उस पर शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। भार और नापने को एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई थी, और जो क्षेत्रीय जो बोलियां थी उनको प्रोत्साहित किया गया था। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली है वो बोली जाने लगी थी और लिखी जाने लगी थी, और वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने घोषणा भी की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त कराएं, और दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों का राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांसीसी घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे उनके अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे, और उनकी गतिविधियों जो अभियान बनाए गए थे उसने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता खोल दिया था जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी हुई थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत करी जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था, और फ्रांस में
राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासन के क्षेत्र में देखें तो प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, उनको मिलाया था क्रांतिकारी सिद्धांतों को, ताकि पूरी व्यवस्था है वो अधिक तर्कसंगत हो और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, के जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष एक बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया था। डच जो गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी जो संघ थे उनके नियंत्रण को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया था और किसान जो कारीगर थे, मजदूर थे और नए उद्योगपति थे, उद्योग कार्य में जो संलग्न थे, उसने नई नई मिली आज़ादी देखी थी। और उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे, यह समझने लगे कि एक समान कानून है वो मानक भार और नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन की सहूलियत होगी।